नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चन्नी की टिप्पणी से फंसी कांग्रेस, मोदी ने भी यूपी बिहार के भैये पर घेरा। कुमार विश्वास के दावे पर पीएम ने केजरीवाल को घेरा, बोले पाकिस्तान और इनका एजेंडा एक है। और हरियाणा में जॉब्स में 75% आरक्षण बरकरार, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोका। उत्तराखंड बीजेपी में संग्राम, विधायकों ने लगाए चुनाव में भीतर घात के आरोप। और हिजाब विवाद में आज भी नहीं आया फैसला, कल फिर होगी सुनवाई। शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से और वो खबर जुड़ी हुई है पंजाब के चुनाव से। जी हाँ, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक भैया को लेकर एक बयान आया था और आपको ध्यान हो कि उस बयान को जब उन्होंने दिया तो उस समय प्रियंका गांधी उनके साथ स्टेज पर थीं और उन्होंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी पंजाब की बहू हैं और वो उनकी पंजाबन है और सारे पंजाबियों को एक होना चाहिए और जो भी भैया हैं यूपी और बिहार और दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो यहाँ राज नहीं कर सकते। और उसको लेकर तमाम बवाल शुरू हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि हम उनको यहाँ अंदर नहीं आने देंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ये कहना चाह रहे थे कि यूपी और बिहार के लोग यहाँ पर राज नहीं कर सकते, लेकिन उस बयान को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और इस तरीके से पेश किया गया कि जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी और बिहार से आने वाले लोगों के लिए अपने राज्य का दरवाजा बंद कर दिया है। उसी बयान को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबोहर में एक रैली कर रहे थे और जुबानी जंग जिस तरीके से तेज हो गई है वो देखने लायक है। और उन्होंने जनसभा को एक संबोधित किया अबोहर में और जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम बयान देते हैं कि दिल्ली का परिवार तालियां बजा। उन्होंने बेसिकली प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया कि जब मुख्यमंत्री इस तरीके का विवादास्पद बयान देते हैं तो दिल्ली का जो परिवार है यानी कि प्रियंका गांधी उस पर तालियां बजा रही थी। इसको पूरे देश ने देखा। कांग्रेस के नेता इसका अपमान कर रहे हैं, ऐसा कहना है नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि हर गांव में यूपी के भाई बहन यहाँ काम करते हैं और क्या आप संत रविदास यूपी और बिहार से यहाँ के गांव में हर जगह यूपी और बिहार के भाई बहन काम करते हैं। फिर उन्होंने कल संत रविदास की जयंती थी तो उन्होंने कहा कि संत रविदास पंजाब से आते हैं तो क्या आप उन्हें भी नहीं यहाँ आने देंगे। गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब से आते हैं तो क्या आप गुरु गोविंद सिंह का अपमान करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर उनको काफ़ी घेरा गया और फिर उन्होंने कहा कि पंजाब को एक डबल इंजन की सरकार चाहिए। और चन्नी ने बेसिकली ये कहा था। फिर आज चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सफाई पेश की, प्रियंका गांधी ने भी सफाई दिया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रवासियों के साथ हमारा नाखून और मांस का रिश्ता है और हम उनका कभी भी कतई अपमान नहीं कर रहे थे। और उसके बाद प्रियंका गांधी को भी सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों का अपमान किया है और पीएम सिर्फ पंजाब के चुनाव के समय आते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को लेकर उनको सुध नहीं है और वो एक बयान लेकर बैठ गए हैं। तो इसको लेकर एक अच्छा खासा घमासान शुरू हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो क्यों दिया और क्या पंजाब की जनता को चरणजीत सिंह चन्नी ये बताना चाह रहे थे कि देखिए हम बाहरी लोगों को राज नहीं करने देंगे यहाँ पर, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों। तो इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस विवाद के घेरे में ज़रूर पड़ गई है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों इस समय बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर चढ़ गए हैं तो एक बैठे बैठाए एक अजीब तरीके का विवाद एक ऐसे समय में बैठ गया है और आ गया है जब चुनाव में कुछ ही घंटे, मतदान में कुछ ही घंटे रह गए हैं। तो आखिर चरणजीत सिंह चन्नी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? क्योंकि क्या ये उनका आखिरी हथकंडा था ये दिखाने के लिए कि देखिए अब हम पंजाब की जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि बाहरी लोग आपके ऊपर जब राज करेंगे तो पंजाब पनपेगा नहीं। तो ये इस कमेंट का क्या मतलब है? क्या ये डेस्परेशन का कमेंट है, डेस्परेशन से भरा हुआ? क्या ये संकेत है इस बात का कि कांग्रेस को पता है कि वो हार रही है, इसलिए आखिरी हथकंडा जो उसने अपनाया है वो ये कहा है कि देखिए पंजाब के ही लोग इस राज्य पर अगर राज करेंगे और गद्दी पर बैठेंगे तो पंजाब सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर एक पॉलिटिकल तमाशा जरूर बन गया है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बयान को बोलकर भी क्या कांग्रेस अपना किला बचा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की ही बात करेंगे और अबोहर की ही इस रैली में जहां पर वो प्रियंका गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने घेरा, वहीं पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास का बयान जिस तरीके से आया है कि केजरीवाल ने उनको क्या कहा था वो इस बात का खुलासा करता है कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है और केजरीवाल जी का एजेंडा है या आम आदमी पार्टी का एजेंडा है वो एक ही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल को ये कहा था कि वो किसी भी तरीके से, कुमार विश्वास ये कह रहे थे, उन्होंने इस बात को शेयर किया, वो पूर्व आम आदमी पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने इस बात को कहा क्योंकि एक वो कवि हैं और लेखक हैं, तो उस बात का उनको दर्द हुआ होगा और वो जब दर्द उनसे संभाला नहीं गया तो उन्होंने उस बात को कबूला और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे एक समय में कहा था कि वो किसी भी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर वो खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी कि खालिस्तान का जो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने का सपना देखा जा रहा है उसके प्रधानमंत्री बनेंगे। तो और अब ये बात उन्होंने कब कही थी? जब 2017 में अलगाववादी एजेंडा को लेकर केजरीवाल से ये सवाल पूछा गया था। अब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो कुमार विश्वास का जो ये दर्द है वो उनसे संभाला नहीं गया और लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अराजकता और अलगाव के नशे में डूबे ये आम आदमी पार्टी के लोगों को ये नहीं पता कि मेरा पंजाब क्या है। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पार्टनर इन क्राइम है कांग्रेस के साथ और आम आदमी पार्टी के लिए कहा कि उनकी जो दिल्ली की सरकार है उसमें एक भी मंत्री नहीं है जो कि सिख है और अगर प्रदूषण बढ़ता है तो पंजाब के किसानों को कोसा जाता है। तो एक तरीके से फरेब और झूठ के दावे कर रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को भी घेरा और साथ में चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को लेकर प्रियंका गांधी पर भी बरसे। तो ये जो चौतरफा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, अटैक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब की जनता ये बीजेपी की जो असलियत है ये देख नहीं रही है? ये वही बीजेपी है जो कि अपनी कोई प्रेजेंस अभी तक पंजाब में दर्ज नहीं कर पाई है। तो क्या इन बयानों से बीजेपी अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाएगी? बीजेपी इस समय गठबंधन में है अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ, तो क्या बीजेपी अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा पाएगी इस तरीके के बयानों को देकर? क्योंकि ओपिनियन पोल्स ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, उधर चन्नी जी की लोकप्रियता की भी बातें हो रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी का कोई वजूद बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है। और लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को घेर रही है, तो ये एक डेस्परेशन है बीजेपी का किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हथकंडे से उसे वापस पंजाब में आना है। लेकिन ऐसे में पंजाब की जनता क्या सोचती है ये किसी को नहीं पता। ये केवल 20 फरवरी को ही पता चलेगा जब मत पेटियों में जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य सील हो जाएगा। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अगली खबर में बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की, जो कि एक बड़ा ऐतिहासिक ऑर्डर है और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि जो 75% आरक्षण प्राइवेट जॉब्स में दिए जाए, तो उस हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कहा है कि आप उसकी ठीक तरीके से सुनवाई करें और 4 हफ्ते में फैसला दें और पार्टी से भी कहा है कि आप एडजर्नमेंट के लिए न मांग करें। अब आपको याद है कि जो मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है ये अनसस्टेनेबल है और जो नेचुरल जस्टिस है उसके अगेंस्ट है। लेकिन ये जो पूरा मामला है इससे क्या, अगर आप जो हियरिंग्स हुई हैं और जो बाकी जो दलीलें दी गई हैं उसमें जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से जो लड़ रहे हैं लॉयर्स, दुष्यंत दवे जैसे फॉर एग्जांपल फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो छोटी फर्म्स हैं, जो छोटी कंपनीज हैं, उनकी दुकान बिल्कुल बंद हो जाएगी क्योंकि उनके पास इतने कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे कि आप 75% आरक्षण हरियाणा के लोकल लोगों को दें। उसके बाद एक और दलील आ रही थी कि जो हरियाणा के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कैसे सस्टेन करेंगे जहां पर केरला से आई हुई वहां की जो नर्सेज हैं वो काम करती हैं और 45,000 से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज हैं, लेकिन इस लॉ के तहत केवल 900 कंपनीज ने ही रजिस्टर किया है। तो बहुत सोच समझकर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कि पूरी तरीके से दलीलों की सुनवाई नहीं हुई थी। 90 मिनट में पूरी जो एक्ट थी, जो पूरे कानून को लेकर हियरिंग हुई थी, तो उसको ठीक से उस पर सुनवाई की जाए और इस पर फिर उसके बाद 4 हफ्ते के बाद फैसला दिया जाए। तो एक बड़ी राहत है इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के कोर्ट में फिर से ये बॉल चली गई है और गेंद अब उनके पाले में है। तो अब वो किस तरीके से सुनवाई करेंगे, किस तरीके से दलीलों को सुनेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि इससे भारत की छवि खराब होती है, भारत एक इकोनॉमिक यूनिट है, उस आइडिया को शैटर करता है।
फंडामेंटल राइट है कि आप जहां भी चाहें आप वहां पर काम कर सकते हैं, तो ये मौलिक अधिकारों का भी हनन है, इकोनॉमिक ड्यूटीज का हनन है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब क्या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट इन चीजों की सुनवाई करेगा, क्या फैसला करता है, उस पर भविष्य टिका होगा इन प्राइवेट कंपनीज का जो कि हरियाणा में है। लोकल्स के लिए, जो निवासी हैं, जो लोकल स्थानीय निवासी हैं हरियाणा के लिए, उनके लिए एक अच्छी खबर होगी कि 75% आरक्षण उनको मिलेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगी जब उन्हें स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलेगी? तो क्या फिर ये फिर से चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, इस पर फीडबैक दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं उत्तराखंड में बीजेपी की। चुनाव वहां पर खत्म हो गया है, मतदान खत्म हो गया 14 फरवरी को, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके की खबरें बीजेपी की इकाइयों से आ रही हैं वो वाकई में ये दिखाती हैं कि शायद बीजेपी नतीजा आने से पहले ही अपनी हार मान चुकी है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि जो एमएलए संजय गुप्ता है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बोल रहे थे कि उन्होंने भीतर घात किया है, और उसमें वो बीएसपी के कैंडिडेट्स का उन्होंने समर्थन किया बल्कि बीजेपी का नहीं किया। उसके बाद अब कई एमएलए का नाम सामने आ रहा है, जैसे चंपावत से कैलाश गैतोड़ी का नाम आ रहा है, काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा, और हरिद्वार ग्रामीण से प्रत्याशी जो स्वामी यतीश्वरानंद है। इन सब ने मदन कौशिक के ऊपर आरोप लगाए हैं भीतर घात के कि उन्होंने बीजेपी के साथ धोखा किया है और उन्होंने बाकी पार्टीज का समर्थन किया है। अब जो सेंट्रल लीडरशिप है, वहां के जो महामंत्री हैं अजय कुमार, उन्होंने अपने लोकल यूनिट से इसको लेकर रिपोर्ट मांगी है और इस चीज को काफी सीरियसली देखा जा रहा है कि आखिर बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो एमएलए हैं, वो इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर मदन कौशिक के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ा संकेत इसका भी है कि इस भीतर घात के वजह से क्या बीजेपी को वाकई में नुकसान होगा? क्या बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है? अगर इन सब गतिविधियों को देखें तो ऐसे ही लगता है कि बीजेपी शायद हारने वाली है और उसको हराने वाला और कोई नहीं, खुद बीजेपी के नेता है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। कहते हैं हिजाब को लेकर चल रही कर्नाटका हाईकोर्ट में सुनवाई। आज भी इसको लेकर कोई फैसला नहीं आया है और जो याचिकाकर्ता हैं, जो मुस्लिम छात्राएं थी, आज उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि कम से कम उनको शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन, जो जुमा का दिन होता है, उस दिन उन्हें हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए और रमजान के महीने में हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। लेकिन और इसको लेकर तमाम दलीलें आ रही हैं कि आप घूंघट पहन सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, तो फिर आप हिजाब क्यों नहीं पहन सकते? चूड़ियां पहन सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं पहन सकते? इन तमाम तरीके की दलीलों को दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने आज भी इसको लेकर फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पहले वो याचिकाकर्ताओं को सुनेगा, फिर उसके बाद वो रिस्पोंडेंट्स को सुनेगा और फिर जो इंटरवीनर्स हैं, जो इंटरवीन इसमें करना चाहते हैं, उनको सुनेगा। तो ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस हिजाब के विवाद को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है एक ऐसे समय में जब चुनाव सिर पर है, हर जगह वोटिंग चल रही है, और एक ऐसे समय में क्या इस हिजाब के विवाद से ध्रुवीकरण नहीं होगा? तो कोर्ट इसको लेकर जल्द फैसला क्यों नहीं सुनाता है? एक लार्जर बेंच को मामला चला गया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर उंगलियां भी उठाई कि लार्जर बेंच का ये मामला नहीं था, फंडामेंटल राइट्स का एक ये मामला था, जिसे कि जो हाई कोर्ट कि जो सिंगल जज बेंच के पास जब ये मामला गया था तो वो भी इसमें फैसला सुना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक अजीब तरीके का विवाद तो खड़ा हो गया है, लेकिन इसका असर चुनावी प्रक्रिया पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि किसी न किसी तरीके से वो हिंदू और मुसलमान वोटरों का कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ऐसे में कर्नाटका हाईकोर्ट की जो लार्जर बेंच है वो क्या फैसला सुनाती है, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी होंगी। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।